सो MBTU जो है ये एनर्जी की यूनिट है। सो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कितनी पावर यूज़ हो रही है या एक सर्टेन अमाउंट के अंदर जो फ्यूल की कितनी कॉस्ट आई है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर, सॉरी। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर मतलब होगा कि यहाँ पे जो इनपुट होगी वो बेसिकली सिर्फ रुपीज़ नहीं होगी बल्कि रुपीज़ पर आवर होगी। और जो यहाँ पे हीट एनर्जी की बजाय हम यहाँ पे उसको पावर में कन्वर्ट करेंगे टाइम से, MBTU पर आवर करके। सो अब हमारे पास यहाँ पे इनपुट के जो है रिलेशंस, सॉरी, इनपुट की जो यूनिट्स हैं वो भी हमने डिफाइन कर ली। तो हमारे पास इनपुट की जो क्वांटिटी होगी वो आइदर फ्यूल की कॉस्ट भी हो सकती है पर आवर के लिहाज से, या फ्यूल से जितनी भी एनर्जी पर आवर प्रोड्यूस हो रही है वो भी हो सकती है। सो अब हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों के दोनों की जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हो गई हैं, डिफाइन हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम एक थर्मल पावर प्लांट की इनपुट और आउटपुट की कॉस्ट करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करेंगे और उन कॉस्ट करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके हम इकोनॉमिक डिस्पैच का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कॉस्ट करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने से पहले हम देख सकते हैं कि जो अभी हमने कॉस्ट स्ट्रक्चर स्टडी किया है उसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास एक पावर स्टेशन कोई एज सच इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर लोड की तरफ नहीं भी भेज रहा, यानी हमारे पास जो KWH किलो वाट आवर हमारे पास अगर ज़ीरो भी है, सो फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। और इवन अगर हम स्टेशन को जो हमारे पास कम्प्लीटली ऑफ भी कर देते हैं तो फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। इसका यहाँ पे ये जो A है ये ऐसी कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे लेबर कॉस्ट है। आपने एक पावर स्टेशन अगर हमने इंस्टॉल किया हुआ है, इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो चाहे आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेबर है, ठीक है, वहाँ पे जो मैनेजेरियल स्टाफ है उनकी सैलरीज वगैरह है, तो मेंटेनेंस वगैरह जितनी भी रिक्वायर्ड होगी तो वो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी। फिर हम जब कस्टमर से टैरिफ जो हम कस्टमर्स के लिए डेवलप करेंगे तो उसके अंदर हम अगर सपोज करें एक कंज्यूमर या एक कस्टमर जो है वो घर उसका बंद है, यानी उसमें कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे यूज़ नहीं हो रही, इसका मतलब है ये KWH वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन स्टिल उसको जो वहाँ पे पावर प्लांट लगाया गया है, वहाँ पे जो भी जनरेटिंग यूनिट एक सर्टेन पावर रेटिंग के लगाए गए हैं उनकी जो कॉस्ट होगी वो उसको पे करनी पड़ेगी। जबकि ये वाले जो टर्म है, ये टर्म बेसिकली ये डिफाइन करता है कि जितनी भी उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ की है उस कस्टमर ने, उसकी उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखते हुए उसको कितनी कॉस्ट पे करनी है। सो इसका मतलब ये है कि अभी हम जो इनपुट और आउटपुट की करेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे उसके बेसिकली वो जो इनपुट और आउटपुट की करेक्टरिस्टिक्स बनाई जाती हैं वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो डिफ़ाइन की जाती हैं कि वो कर्व किस तरह की बनेगी। लेकिन अभी हम सिर्फ इस कॉस्ट के स्ट्रक्चर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो करेक्टरिस्टिक कैसी बनेगी। सो अब हमने क्या करना है कि हमने इनपुट और आउटपुट की क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है डिफ़ाइन करना है कि हमारे पास जो है किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन दोनों के दरमियान किस तरह से होगी। सो हमारे पास जो एक्स एक्सिस होगा इसके ऊपर हम आउटपुट रखेंगे और आउटपुट में हमारे पास क्या थी, पावर, और इस केस में हम यहाँ पे उसको मेगावाट में रखेंगे। सो हमारे पास आउटपुट क्या है, पावर है। इसके अलावा हमारे पास जो वाई एक्सिस होगा इसके ऊपर हम इनपुट की टर्म रखेंगे और इनपुट हमारे पास दो फॉर्म्स में थी। हमारे पास अगर तो हम डॉलर पर आवर या रुपीज़ पर आवर के हिसाब से देख रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे हम रुपीज़ ही कर देते हैं क्योंकि हमने पहले जो करेंसी थी वो रुपीज़ में ही थी। तो रुपीज़ पर आवर अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है हम ये देख रहे हैं कि एक घंटे के अंदर जो हमने फ्यूल बर्न किया है उसकी कितनी कॉस्ट आई है। उस केस में इसको हम एक रिप्रेजेंटेशन जो बुक्स वगैरह में की जाती है इसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी जो इनपुट को आप फ्यूल की कॉस्ट पर आवर आप देख रहे होंगे उस फंक्शन को आप क्या कहेंगे, F। इसके अलावा अगर इनपुट को आप MBTU पर आवर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम H कहेंगे।
ये बेसिकली एफ जो है सॉर्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन है, और एच जो है हमारे पास ये है हीट रेट फंक्शन है। यानी हमारे पास 1 घंटे के अंदर जो फ्यूल बर्न हुआ उससे कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। सो अब पावर के दरमियान और फ्यूल के दरमियान जो रिलेशन है वो हम इस कॉस्ट स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि सपोज करें कि हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे ज़ीरो पे क्या होगा। यानी जब हमारे पास पावर ज़ीरो होगी तो उस वक्त फ्यूल की कॉस्ट कितनी आ रही होगी। सो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम देख चुके हैं कि चाहे आप उससे पावर स्टेशन से कोई पावर नहीं प्रोड्यूस करें, यानी ये टर्म ज़ीरो भी कर दें, फिर भी हमारे पास जो कॉस्ट होगी वो कुछ ना कुछ होगी। दूसरा, जो भी पावर स्टेशन होता है, अगर हम सपोज करें कि हम एक पावर की यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं, सो अब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर होगी जो एक जनरेटिंग स्टेशन प्रोड्यूस कर सकेगा, उससे कम पावर एक जनरेटिंग स्टेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कर्व होगी वो डायरेक्टली यहाँ से भी नहीं शुरू होगी बल्कि वो यहाँ से शुरू हो रही होगी। सही है। सो अब हमारे पास यानी वो ज़ीरो पे नहीं आ सकती। ज़ीरो पे इसलिए नहीं आ सकती कि चाहे आप पावर ना प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन फ्यूल की कॉस्ट जो कॉस्ट ये रुपीस पर आवर के अंदर सिर्फ फ्यूल की कॉस्ट नहीं शामिल बल्कि ये फुल कॉस्ट स्ट्रक्चर उसके अंदर शामिल किया गया है, जिसमें लेबर की कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट और जो भी ऑक्सिलरीज वगैरह की कॉस्ट आ रही है वो सारी शामिल की गई होगी। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप पावर स्टेशन से कोई भी पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहे फिर भी हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट अदा करनी पड़ रही होगी, या हमारे पास कुछ ना कुछ कॉस्ट की वैल्यू आ रही होगी। इसके अलावा दूसरा हमने पॉइंट ये देखा कि हर जनरेटिंग स्टेशन को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर प्रोड्यूस करनी होती है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जी हमेशा वो एक ज़ीरो से उसका ग्राफ शुरू होगा, बल्कि हो सकता है वो डायरेक्ट हमारे पास 100 मेगावाट 50 मेगावाट और जो भी वैल्यू है, एक एग्जांपल्स के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। सो अब हमारे पास जो कर्व स्टार्ट होगी वो हमारे पास यहाँ पे दरमियान में किसी एक पॉइंट पे स्टार्ट हो रही होगी। अब हम देखेंगे कि वो कर्व आइदर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन से मुराद कुछ इस तरह से, या एक कांस्टेंट लाइन होनी चाहिए, या कोई कर्व होगी। सो इस कॉस्ट स्ट्रक्चर को देख के हम ये कह सकते हैं कि वो कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं होगी बेसिकली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये लिनियर रिलेशन नहीं है। सही है। सो हमारे पास जो कुछ कर्व बनेगी वो सिंपल फॉर्म में कुछ इस तरह से बन रही होगी। ठीक है। और इसको हम स्ट्रेट लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल कॉस्ट फंक्शन जो होता है या जो हीट रेट फंक्शन होता है वो इस फॉर्म में आएगा। सो अब हमने देख लिया कि जो भी एक थर्मल पावर स्टेशन से जो भी पावर प्रोड्यूस हो रही होगी उसका और जो फ्यूल की कॉस्ट या फ्यूल से प्रोड्यूस होने वाली जो हीट एनर्जी है पर आवर, उसका एक ख़ास रिलेशन डेवलप होगा और उसको हमने इस ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट कर लिया। इस ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने दो चीज़ें बताई कि ये पॉइंट यहाँ ज़ीरो पे नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो पे होने का मतलब ये है कि अगर कोई पावर प्रोड्यूस नहीं हो रही तो फ्यूल की कॉस्ट भी ज़ीरो है, जबकि यहाँ पे सिर्फ फ्यूल की कॉस्ट से मुराद यहाँ पे एक्चुअल में वो बाकी सारी कॉस्ट भी शामिल की गई हैं, जैसे लेबर कॉस्ट है या ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि फ्यूल से हट के आ रही है, वो सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। सो इसके अलावा दूसरी चीज़ मैंने ये बताई आपको कि हर पावर स्टेशन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर होता है जो लाजमी प्रोड्यूस करेगा, उससे कम अमाउंट ऑफ पावर वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए जो ये कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये कर्व को मैंने थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्म में या बेंड करके बनाया है। इसके बनाने की बेसिकली वजह ये है कि जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल तौर पे फाइंड की जाती हैं। ये इस तरह नहीं होता कि ये आपको किसी भी जनरेटिंग स्टेशन की गिवन है और विद टाइम ये करेक्टरिस्टिक्स चेंज होती रहती हैं। जैसे जैसे जो जनरेटिंग स्टेशन अपनी जो लाइफ टाइम होता है उसको अचीव करने के करीब करीब पहुंचता है, वैसे ही ये करेक्टरिस्टिक्स चेंज होती जाती हैं। और जेनेरिक फॉर्म में अगर हम देखें तो जैसे ही एक जनरेटिंग स्टेशन पुराना होता जाता है तो उससे जो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे उसको प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट
भी ज़्यादा होती जाती है, जबकि जो एक नया जनरेटर होगा या जो नए जनरेटिंग यूनिट होगा वो उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ये जो कर्व है ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि जी आपने हमेशा ऐसी ही बनानी है, लेकिन इसको इस तरह बनाने का जो पर्पज़ है अभी यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो कॉस्ट का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो लिनियर नहीं है और ना ही वो बेसिकली कांस्टेंट टर्म में आ रहा है। कांस्टेंट इसलिए नहीं हो सकता कि हमारे पास जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होगी तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट है वो भी क्या हो रही होगी, चेंज होगी। सो क्योंकि डिफरेंट टैरिफ्स अपनाए जाते हैं तो ये कर्व हम अपने आने वाली एग्जांपल्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि बेसिकली ये एच और एफ हमें कैसे पता चलेंगे। तो ये अभी मैं आपको फ़िलहाल हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि ये बेसिकली फंक्शन होंगे, मैथमेटिकल फंक्शन होंगे इन टर्म्स ऑफ पावर, यानी इनका एक फार्मूला होगा या एक एक्सप्रेशन होगी जो कि जिसके अंदर जो मेन वेरिएबल टर्म होगी वो पावर की होगी। और सपोज करें अगर आपने मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट्स कनेक्ट कर दिए हैं तो हर जनरेटर की जो या जनरेटिंग यूनिट की जो एफ और एच फंक्शन है वो उसकी अपनी पावर से रिलेट कर रहे होंगे। यानी अगर हम एच का फंक्शन लिखते हैं तो उसमें सपोज करें वो जनरेटर 1 के लिए आप लिख रहे हैं और H1 उसका MBTU पर आर या हीट रेट फंक्शन है, तो उसको आप बेसिकली जनरेटर 1 की पावर से रिलेट करेंगे, जनरेटर 2 की पावर से रिलेट नहीं करेंगे। ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एक जनरेटर सपोज करें कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर बना रहा है तो जो उस पावर को बनाने के लिए फ्यूल यूज़ हो रहा है वो जनरेटर खुद यूज़ कर रहा है सिर्फ उसी को कंसिडर किया जाएगा, ना कि जो जनरेटर दूसरे जनरेटर जो फ्यूल यूज़ कर रहा है उसको कंसिडर किया जाए। सो इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं एच को लिखना चाहूँ समझाने के लिए, सपोज करें कि एक जनरेटर 1 है, H1 लिखना चाहूँ तो वो जो फंक्शन होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा A1 प्लस B1 P1 प्लस C1 P1 स्केयर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्केयर की टर्म आए या इनमें से कोई टर्म मिसिंग भी हो सकती है, लेकिन इन जेनेरिक फॉर्म जो हीट रेट फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसी तरह जो आपके पास कॉस्ट फंक्शन है, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह A1 इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब हमारे पास क्योंकि एक पावर स्टेशन के ऊपर सिर्फ एक जनरेटिंग यूनिट अवेलेबल नहीं होता बल्कि मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट अवेलेबल होते हैं और वो जनरेटिंग यूनिट पैरेलल में कनेक्ट किए गए होते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि अब जो आपने ये फंक्शन लिखा है ये सबके लिए एप्लीकेबल हो। तो फॉर एग्जांपल अगर दूसरा जनरेटर है और उसके लिए मैंने एफ फंक्शन लिखना है तो उसको मैं F2 से रिप्रेजेंट करूँगा, A2 प्लस B2 P2 प्लस C2 P2 स्केयर। सो अब यहाँ पे जो चीज़ गौर करने वाली है कि F1 के फंक्शन में P2 नहीं आ रहा और इसी तरह F2 के फंक्शन में P1 नहीं आ रहा। तो यही बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि जो आपके पास किसी भी जनरेटर का हीट रेट फंक्शन होगा या कॉस्ट फंक्शन होगा वो उस जनरेटर से प्रोड्यूस होने वाली पावर पे डिपेंड कर रहा होगा। जैसे हमने शुरू में देखा कि अगर एक जनरेटर ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है तो अल्टीमेटली जो फ्यूल यूज़ हो रहा होगा वो भी ज़्यादा होगा और उस की फ्यूल की जो कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह हमने देखा कि F2 में P1 की कोई टर्म नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि जनरेटर 2 का जो कॉस्ट फंक्शन है वो हमारे पास सिर्फ उस जनरेटर से जो प्रोड्यूस हो रही है पावर उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हमने एक रिलेशन ये देख लिया है कि हमारे पास जो भी आउटपुट पावर प्रोड्यूस हो रही है उसका फ्यूल की कॉस्ट या उस फ्यूल से जितनी भी हीट एनर्जी एक घंटे के अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ क्या रिलेशन डेवलप हो रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर हम एक यूनिट पावर के अंदर चेंज देख रहे हैं कि अगर पावर के अंदर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंज करते हो, चेंज लाते हो, फॉर एग्जांपल पावर में आप 1 मेगावाट का चेंज लाते हो तो उस 1 मेगावाट का चेंज लाने के लिए आप कॉस्ट में या हीट रेट फंक्शन में क्या चेंज आएगा। यानी अब हमने दोनों साइडों पे चेंज को ऑब्जर्व करना है। यानी अगर आप पावर के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंज लाते हो, यानी अगर आप पहले आपका जनरेटर पावर की इस वैल्यू पर ऑपरेट कर रहा है
और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आप के बाद आप जो है पावर चेंज कर देते हो, तो इस पावर के चेंज के लिए हमारे पास इस एक्सिस पे क्या चेंज अकर हुआ है। क्योंकि अब हमने चेंज को ऑब्जर्व करना है, इसका मतलब ये होगा कि हमने देखना है, हम देखना चाहते हैं कि पावर के चेंज होने से इन फंक्शंस में क्या चेंज आएगा। इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हम इन फंक्शंस का पावर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। हमारे पास क्योंकि ये एक कर्व फॉर्म में है, तो अल्टीमेटली जब हम इस कर्व का डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंट पॉइंट्स को लेके, ये एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट हो जाएगी। यानी जो अब हमारे पास क्योंकि अब हमने f और h का डेरिवेटिव लेना है, या हम उसको डेल्टा h ओवर डेल्टा p लिख सकते हैं, या f फंक्शन है तो डेल्टा f ओवर डेल्टा p लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि जो यही वाली कर्व थी, जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर को, यानी यहाँ पे आपकी मिनिमम पावर होगी और यहाँ पे एक मैक्सिमम पावर होगी। अच्छा, ये मैं मिस कर गया हूँ कि आपको ये मैंने बताया कि यहाँ पे ये लाइन या जो ये कर्व है ये ग्रो करके कहाँ तक जा सकती है। जिस तरह एक जनरेटिंग यूनिट जो है ना एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर होती है, उससे कम नहीं बनाता, इसी तरह एक जनरेटिंग यूनिट जो है एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर से ज़्यादा पावर भी नहीं बना सकता। तो इसका मतलब है कि ये लिमिट्स होंगी, आपके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर होगी और एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर होगी, जो कि उससे ज़्यादा आपका जनरेटिंग यूनिट नहीं बना सकता। अभी जो हमने कॉस्ट फंक्शन का और हीट रेट फंक्शन का जो हमने डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू पावर, इसको हम कहेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट या हीट रेट कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे कबल जो हमने देखी थी ये हमारे पास थी कॉस्ट और हीट रेट कैरेक्टरिस्टिक्स, और अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमारे पास हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट और हीट रेट कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों में फ़र्क है। ये हमारे पास जो थी, ये हमारे पास सिंपल क्या थी, कॉस्ट और हीट रेट कैरेक्टरिस्टिक्स, जबकि हमारे पास जो ये वाला ग्राफ है ये हमारे पास है इंक्रीमेंटल कॉस्ट और हीट रेट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या बताती हैं कि एक मिनिमम से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल की कॉस्ट और जो इन हीट एनर्जी जो पर आवर यूज़ हो रही है उसका क्या रिलेशन बन रहा है। जबकि जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमें ये बताती हैं कि एक पावर के अमाउंट में अगर सर्टेन चेंज किया जाए तो उससे हीट रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंज आता है और कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंज आता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इंक्रीमेंटल हीट रेट फाइंड किया या इंक्रीमेंटल कॉस्ट फाइंड किया है तो उसकी यूनिट क्या होगी। जैसे कि हम देख चुके हैं कि हमारे पास अगर जो F था इसकी यूनिट हमारे पास थी रुपीस पर आवर, और जब हम डेल्टा F लेंगे तब भी यूनिट उसकी यही रहेगी। जब आप डेल्टा F और डेल्टा P कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा जो सिंपल P था इसकी यूनिट हमारे पास थी मेगावाट। अब हमारे पास क्या होगा कि डेल्टा P की भी यूनिट क्या है, क्योंकि डेल्टा P का मतलब है दो पावर्स का डिफरेंस, तो डिफरेंस या एडिशन से यूनिट्स चेंज नहीं होती, तो ये मेगावाट ही रहेगा। जो अब हमारे पास यहाँ पे यूनिट बन जाएगी वो बन जाएगी रुपीस पर मेगावाट आवर।
अब इसमें से अगर आप 1000 को साइड पे कर दें, यानी मेगावाट के अंदर हम इसको 1000 इंटू किलो वाट आर कर लें, सो ये हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी, किलो वाट आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल यूनिट होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे बिल के ऊपर अगर 90 यूनिट कंज्यूम है या 100 यूनिट कंज्यूम है, तो वो यूनिट हमारे पास क्या होती है, किलो वाट आर। सो हमारे पास कुछ रिलेशन ये बन जाएगा। यानी अगर हमारे पास पहले से, क्योंकि हमने यहाँ पे मेगावाट में ली हुई थी पावर, तो इस वजह से अभी हमारे पास यहाँ पे हमने मेगावाट यूज़ किया, लेकिन अगर हम वहाँ पे किलोवाट करते तो डायरेक्टली हमारा रुपीस पर किलोवाट आ रहा था। इसी तरह अगर हम हीट रेट करेक्टरिस्टिक्स इंक्रीमेंटल हीट की फाइंड करें, तो जो एच की यूनिट्स थी वो हमारे पास थी MBTU पर आर। सो जब हमने डेल्टा एच कैलकुलेट किया, उसकी भी यूनिट यही रहनी है, और डेल्टा पी की यूनिट हमारे पास आ जाएगी मेगा वाट। सो अब हमारे पास हमें पता है कि इस m का मतलब है 1000, और जो 1000 यहाँ पे हमने अलग से कैलकुलेट किया, लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। सो हमारे पास जो MBTU है, इसका मतलब है 1000 BTU, और ये R यहाँ पे हमारे पास मेगावाट के साथ आ जाएगा, तो ये वाट R, और ये मेगा है। अच्छा, ये इन दोनों m में फ़र्क है, इसका मतलब 1000 है, ठीक है, और इस m का मतलब है मेगा, 10⁻⁶। सो यहाँ पे हमारे पास 1 मेगा से हम किलो बना लेते हैं, और 1000 यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये 1000 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो हमारे पास डेल्टा एच ओवर डेल्टा पी का लास्ट यूनिट आएगा, वो हमारे पास आएगा BTU पर किलोवाट आर। जबकि अगर हम पावर को मेगावाट में यूज़ कर रहे थे, तो जो हमारे पास डेल्टा एफ ओवर डेल्टा पी का यूनिट आ रहा था, वो रुपीस पर मेगावाट आर आ रहा था। या अगर आप किलोवाट आर में लिखेंगे तो आपको इस 1000 को अलग करके लिखना होगा। तो इसको, ये जो 1000 है, इसको रुपीस के साथ डिवाइड करके सिंपल इसकी यूनिट है वो इसी फॉर्म में बनाई जा सकती है, रुपीस पर किलोवाट आर। और हमारे पास अगर डेल्टा एच ओवर डेल्टा पी की यूनिट होगी, तो वो BTU पर किलोवाट आर आ रही होगी। तो यानी जो हमारे पास यूनिट एट द एंड बनेगी, वो जो डेल्टा एफ ओवर डेल्टा पी की यूनिट होगी, वो हमारे पास रुपीज़ और डॉलर पर किलोवाट आर होगा, और डेल्टा एच ओवर डेल्टा पी की यूनिट हमारे पास रुपीज़ पर ये हमारे पास BTU पर किलोवाट आर होगा। सो अब हमने देख लिया कि हमारे पास, अगर हम अभी तक के जो लेक्चर हमने देखा है उसमें हम रिवाइज कर लेते हैं। सो हमने देखा कि हमारे पास ClO4 के अंदर हमने इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम को स्टडी करना है। इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम को स्टडी करने से पहले हमने देखा कि थर्मल पावर प्लांट क्या चीज़ होती है, थर्मल पावर प्लांट के जो बेसिक पार्ट्स हैं उनको हमने देखा, और रैंकिन साइकिल क्या होता है वो देखा। इसके अलावा जो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम होती है, उसके अंदर जो कर्व के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ये चीज़ देखी। फिर हमने मज़ीद इसी डायग्राम को सिंप्लीफाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करने का पर्पज़ ये था कि हमने इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें पावर स्टेशन की इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व चाहिए थी। यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर है, वो ग्रॉस आउटपुट भी हो सकती है, नेट आउटपुट और नेट आउटपुट भी हो सकती है। और जो हमारे पास यहाँ पे इनपुट है वो दो चीज़ें हो सकती है, वो हमारे पास फ्यूल की कॉस्ट पर आर भी हो सकती है, और यहाँ पे फ्यूल के बर्न होने से जितनी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 1 घंटे के अंदर, वो चीज़ भी हो सकती है। फिर हमने देखा कि इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके हमने पावर और इनपुट के दरमियान में करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की। उसमें हमने देखा कि हमारी कर्व ये एक सर्टेन पॉइंट से शुरू होगी, 0 से नहीं होगी, और ना ही हमारे पास पावर कभी कोई पावर की एक मिनिमम वैल्यू होगी, उससे कम वैल्यू कभी भी अचीव
उस जनरेटिंग स्टेशन से नहीं होगी। इसी तरह हर जनरेटिंग स्टेशन की एक मैक्सिमम पावर की वैल्यू होगी, यानी वो उस से ज़्यादा पावर नहीं जनरेट कर सकेगा। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास एच और एफ है ये बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शन होंगे और ये पावर का फंक्शन होंगे, यानी जिस जनरेटर की आप, जिस जनरेटिंग स्टेशन की या जिस जनरेटिंग यूनिट की आप एच और एफ की वैल्यू लिख रहे होंगे उसी की पावर के ये फंक्शन होंगे। फिर हमने इंक्रीमेंटल कॉस्ट और हीट रेट देखा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट और हीट रेट का मतलब ये है कि हम इस एफ का और एच का पावर के लिहाज से डेरिवेटिव लें। तो हमने देखा कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले कर्व की फॉर्म में अज्यूम की थी, अब डेरिवेटिव लेने के बाद वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ गई हैं। सो जो हमारे पास कॉस्ट और हीट रेट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये हमें क्या बताती हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल की कितनी कॉस्ट आएगी या फ्यूल से जो प्रोड्यूस होने वाली हीट एनर्जी है वो कितनी होगी। जबकि इंक्रीमेंटल कॉस्ट और हीट रेट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये बताती हैं कि अगर पावर में चेंज किया जाए, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर एक जनरेटिंग यूनिट पहले बना रहा था, अब आपने चेंज किया है, तो उससे कॉस्ट में कितनी तब्दीली आएगी या जो हीट रेट है उसमें कितनी चेंज आएगा। यानी हीट रेट पहले से था, हीट रेट से मुराद ये था MBTU पर आर, क्योंकि MBTU खुद अकेला हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को, और जब आप पर आर करेंगे तो दैट्स मीन कि ये एक रेट बन गया है। जबकि यहाँ पे जब आप मजीद उसका डेरिवेटिव लेंगे तो दैट वुड कॉल्ड इंक्रीमेंटल हीट रेट। फिर हमने देखा कि इसी के बेस पे इनकी यूनिट्स डिफाइन कर ली। ये यूनिट्स डिफाइन करना ज़रूरी है क्योंकि अभी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मे बी ये चीज़ आपके लिए कंफ्यूजिंग हो कि वहाँ पे एच है, एफ है, तो आपको यूनिट्स भी वहाँ पे दी होंगी, तो आप उनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास वो फंक्शन कौन सा दिया हुआ है। सो अब हम इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। लेक्चर के स्टार्ट में बताया गया था आपको कि इकोनॉमिक डिस्पैच क्या चीज़ होती है। इकोनॉमिक और डिस्पैच की जो लिटरल मीनिंग्स होते हैं, अगर उन्हीं को देखा जाए तो हमें इकोनॉमिक डिस्पैच के ओवरऑल टर्म का मतलब समझ आ जाएगा। पावर सिस्टम के अंदर डिस्पैच का मतलब ये होता है कि एक जनरेटिंग यूनिट से कितनी पावर आउट हो रही है। इस पावर में एक्टिव रिएक्टिव दोनों शामिल, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम मेगावाट्स की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारे पास हम एक्टिव पावर की बात कर रहे हैं। और इसी तरह जो इकोनॉमिक का मतलब है कि आपका कितना रीजनेबल प्राइस के ऊपर आप पावर को जनरेट करें। सो इकोनॉमिक डिस्पैच की कलेक्टिव टर्म को अगर आप देखें तो इसका मतलब ये बनेगा कि अगर आपके पास मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट्स पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, हर जनरेटिंग यूनिट कुछ ना कुछ पावर बनाएगा। तो अब टोटल पावर कितनी बननी है, जितनी लोड की डिमांड है। तो अब उस लोड की डिमांड को, फॉर एग्जांपल अगर लोड की डिमांड हमारे पास है, सिंपल टर्म्स में ले लेते हैं, अगर हमारे पास लोड की डिमांड है 100 वाट, तो अब इस 100 वाट को डिफरेंट कम्बिनेशंस के साथ पूरा किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 20 प्लस 80 का कम्बिनेशन भी हो सकता है अगर हमारे पास सिर्फ 2 जनरेटिंग यूनिट है। इसके अलावा 40 प्लस 60 का भी हो सकता है, 50 प्लस 50 का भी हो सकता है, 30 प्लस 70 का भी हो सकता है, यानी डिफरेंट है। आप अगर चेक करें तो बहुत सारे आपको सोल्यूशन अवेलेबल होंगे, लेकिन अब सारे सोल्यूशन में से आपने कोई एक सोल्यूशन पिक करना है, तो आप वो वाला सोल्यूशन पिक करेंगे जो कि सबसे इकोनॉमिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। यानी जो पावर्स का जो भी आप सोल्यूशन पिक करोगे वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी उससे जो हमारे पास फ्यूल की कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए, या जो हीट रेट का फंक्शन है वो कम से कम, यानी कम हीट एनर्जी यूज़ करके आप वो पावर प्रोड्यूस कर रहे होंगे। सो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं और आपने एक बेस्ट सॉल्यूशन पिक करना होता है, इस तरह के प्रॉब्लम को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, उसके मल्टीपल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, उन सॉल्यूशंस के अंदर से हमने एक बेस्ट सॉल्यूशन पिक करना है। अब जो बेस्ट सॉल्यूशन आप पिक करोगे ये कंस्ट्रेंट भी हो सकता है और अनकंस्ट्रेंट भी हो सकता है। यानी हमारे पास जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये आगे दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, कंस्ट्रेंट और अनकंस्ट्रेंट।
सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को मज़ीद समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या घर की कोई एक्सेसरी वगैरह हो सकती है, जो भी हमने चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो हम जो भी चीज़ परचेज़ करते हैं, हमने ज़हन के अंदर कोई ना कोई पैरामीटर, कोई ना कोई फैक्टर ऐसा रखा होता है जिसकी बेस पे हमने उसकी सिलेक्शन करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो मेन इश्यूज हम देखते हैं क्या आ रहे होते हैं कि जो हमारे पास पुराना मोबाइल फ़ोन होगा उसकी कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी शायद ना हो, या जो उसके टच पैड की क्वालिटी है वो अच्छी ना हो, और उसकी मेमोरी कम हो सकती है। इसके अलावा उसके बैटरी का मसला हो सकता है। तो अब ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जो हमने जब हम कोई नई चीज़ परचेज़ करेंगे या नया मोबाइल फ़ोन परचेज़ करेंगे तो हमने पहले से जहन में रखा होगा कि हमने इन पैरामीटर्स की बेस पे मोबाइल फ़ोन को सिलेक्ट करना है। तो अब जब हम मोबाइल फ़ोन की सिलेक्शन करेंगे तो हमारे पास ये पैरामीटर्स होंगे। सो अब इन पैरामीटर्स ऑफ कोर्स हम बेहतर क्वालिटी की तरफ जाना चाहते हैं। तो जिस तरह हमने देखा कि एक पावर स्टेशन से जितनी आप ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पे भी ये है कि जैसे जैसे हम एक अच्छी चीज़ की तरफ जाएंगे या क्वालिटी को इन्हांस कर रहे होंगे तो ऑफ कोर्स कॉस्ट क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। लेकिन अब ये जो कॉस्ट है, ये ऑफ कोर्स अंडरस्टूड सी बात है कि ये इन्फिनिट अमाउंट ऑफ हमारे पास बजट नहीं होता कि हम ठीक है जी जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वाली चीज़ है हम वो परचेज करें। सो इसका मतलब ये है कि हमें अपने बजट को भी देखना होगा। सो जब हम बगैर बजट को नोटिस में लाए हुए चीज़ को देख रहे थे तो हमारा जो सोल्यूशन था वो सबसे अच्छी क्वालिटी वाला था। लेकिन अब जब हम बजट को कंसिडर करते हैं तो या अपनी पॉकेट मनी को कंसिडर करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो बेस्ट क्वालिटी वाले जो चीज़ है वो हम अफोर्ड कर पा रहे हो। तो हमें फिर उस सोल्यूशन को ड्रॉप करके उससे पिछले सोल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा, यानी उससे जो उससे कम क्वालिटी की चीज़ है। तो उस पर भी हम देखेंगे कि अगर अभी भी वो हमारे बजट को नहीं मीट कर पा रहा तो हम उसको भी ड्रॉप करके आएंगे पीछे। सो इसका मतलब ये है कि अब जो हमारे पास पहला सोल्यूशन जो था, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने निकाला था कि हमने कंसिडर ही नहीं किया था कि हमारे पास बजट जो है वो एक फिनिट अमाउंट है। सो जो इस तरह का प्रॉब्लम होता है वो होता है अनकंस्ट्रेंट, यानी आपने प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकाला उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो उसमें अब सोल्यूशन का प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जो भी आपका प्रॉब्लम होता है, हर प्रॉब्लम की कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं। सो अब आपके पास उन कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए आपने ऑप्टिमाइजेशन का जो सोल्यूशन है वो ऐसा पिक करना है कि वो आपका कंस्ट्रेंट्स को भी क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। अब हमारे पास जो कंस्ट्रेंट होती हैं वो दो तरह से हो सकती हैं। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास लिनियर भी हो सकती हैं या इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स भी हो सकती हैं, और इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स भी हो सकती हैं। इनकी तरफ हम बाद में आते हैं। पहले हम इसी एग्जांपल को दोबारा से देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को लेट्स सपोज वो प्रोडक्ट हमारे केस में एक सेल फोन है। इस प्रोडक्ट के डिफरेंट क्वालिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास 4 सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, यानी हम एक M1 सेलेक्ट कर सकते हैं, M2 सेलेक्ट कर सकते हैं, M3 और M4। लेट्स अज्यूम कि हम लेट्स अज्यूम हमारे पास जो M4 है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी में है, जबकि M4 सबसे लो क्वालिटी प्रोडक्ट है। सो कॉस्ट भी इसी लिहाज से होगी कि अगर हमारे पास M4 की कॉस्ट C4 है, M3 की कॉस्ट C3 है, M2 की कॉस्ट C2 और M1 की कॉस्ट C1 है, तो कॉस्ट का रिलेशन भी कुछ इसी तरह से बनेगा कि हमारे पास C4 कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगी और C1 कॉस्ट सबसे कम होगी। अब अगर हम एक अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं,
सो अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हमने जो भी सोल्यूशन पिक करना है बेस्ट वाला करना है। सो इसका मतलब ये है कि अब हम ये जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स, सॉरी, ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कॉस्ट है और ये हमारे पास डिफरेंट डिसीजन वेरिएबल्स हैं। सो इसमें से अब हम देख लेते हैं कि अब हमने जो भी चीज़ सिलेक्ट करनी है, हमने बेस्ट क्वालिटी की सिलेक्ट करनी है। सो हम M4 को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज M4 की क्वालिटी सबसे अच्छी है। लेकिन जब हम कंस्ट्रेंट्स देखेंगे तो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कॉस्ट की है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है वो C2 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑल दो M4 की क्वालिटी सबसे अच्छी है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है उससे ज़्यादा है। जिसका मतलब है ये हमारे बजट में नहीं है, सो M4 को हम ड्रॉप करेंगे। सो इससे प्रीवियस बेस्ट सोल्यूशन M3 है। अब M3 की जो कॉस्ट है वो भी जो बजट हमारे पास है उसमें नहीं आ रहा। इसमें इसका मतलब ये है कि M3 को भी ड्रॉप कर देंगे। सो अब हम जो सोल्यूशन पिक करेंगे वो बाकी रिमेनिंग सोल्यूशन में से बेस्ट वाला है, यानी अब M1 और M2 में से जो बेस्ट है वो M2 है। और दूसरा ये हमारे पास जो कॉस्ट की कंस्ट्रेंट है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो हमारे पास जो इस केस में ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होगा वो हमारे पास M2 है। सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को अब हम जेनेरिक फॉर्म में डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कुछ डिसीजन वेरिएबल्स या डिसीजन पैरामीटर्स अवेलेबल होंगे, यानी हमने कोई एक सिलेक्शन हमने इनमें से किसी एक की करनी होगी। जितने भी हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं या जितने भी डिफरेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, हमने उनकी बेस पे किसी एक की सिलेक्शन करनी है। तो वो सिलेक्शन हमने सबसे बेस्ट वाले की करनी है, लेकिन वो जो भी सोल्यूशन हम पिक करें वो हमारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता हो। अगर हम बेस्ट सोल्यूशन पिक करते हैं लेकिन वो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो सोल्यूशन हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा। तो फिजिबल सोल्यूशन सिर्फ वही होगा जो कि हमारे पास कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करे। सो अब हम आते हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम क्या चीज़ है, यानी पावर सिस्टम के अंदर इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम कैसे आएगा। सो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक सोर्स है और ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है और ये हमारे पास एक लोड है। अब जब भी इससे एक लोड की जो पावर है, सपोज करें कि जी ये जो लोड है ये हमारे पास 10 वाट का है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोड इस सोर्स से 10 वाट ड्रॉ करेगा, प्लस कुछ ना कुछ यहाँ पे भी ड्रॉप होगा। तो जो सोर्स से पावर आउट हो रही होगी वो हमारे पास 10 मेगावाट प्लस ट्रांसमिशन लाइन के जो लॉस है वो भी शामिल होगा, और यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन का लॉस है। सो अब अगर हम इस ट्रांसमिशन लॉस को इग्नोर कर देते हैं, जो सोर्स से पावर एमिट हो रही होगी वो वही होगी जो लोड को रिक्वायर्ड है। अब अज्यूम कर लेते हैं कि इस लोड को जो भी पावर रिक्वायर्ड है, अब हम इस केस के लिए इग्नोर कर देते हैं ट्रांसमिशन लाइन को, लॉस को। सो अब इस लोड को जितनी भी पावर रिक्वायर्ड है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि अब आपके पास दो पावर सोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि ये प्रोवाइड करें। सो ये दोनों सोर्सेज पैरेलल में कनेक्ट होंगे और इसको इस लोड को पावर डिलीवर हो रही होगी। सो अब यहाँ पे पावर अभी भी कितनी चाहिए, 10 वाट। सो अब हमारे पास इस 10 वाट को भेजने के डिफरेंट सोल्यूशन अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हर सोर्स एक मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर जनरेट कर सकता है। सो अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास जनरेटर 1 है, ये हमारे पास जनरेटर 2 है। सो अब जो जनरेटर 1 है ये हमारे पास
8 वाट मैक्सिमम और लेट्स अज्यूम ये 2 वाट मिनिमम पावर्स प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह जो जनरेटर 2 है ये हमारे पास लेट्स अज्यूम 5 वाट मिनिमम और हमारे पास जो मैक्सिमम पावर ये प्रोड्यूस कर सकते हैं लेट्स सपोज ये 9 वाट है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें एट द एंड कितना बनाना है 10, यानी इन दोनों में से पावर की कोई भी वैल्यू पिक करके दोनों को उन वैल्यूज को ऐड करके हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए 10। सो लेट्स सपोज कि अगर हम सोल्यूशन जनरल सोल्यूशंस निकालें तो हमारे पास सोल्यूशंस क्या क्या निकल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैं 8 सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं मैं 1 क्यों नहीं कर सकता, 1 इसलिए नहीं कर सकता कि 1 इस जनरेटर की जो रेंज है उसके अंदर नहीं आ रहा, तो जो आपने पावर की वैल्यू सेलेक्ट करनी है वो इस रेंज में आना चाहिए। सॉरी ये इक्वल टू कर लें ताकि खत्म हो। सो हमारे पास 2। इसी तरह अब अगर आप यहाँ पे 3 मेगावाट सेलेक्ट करते हैं, अब जो पावर्स की वैल्यू है वो आप दरमियान में भी जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे होल नंबर्स को यूज़ कर रहा हूँ। सो अब अगर आप 3 पिक करते हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको 7 करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 4 पिक करते हैं यहाँ पे हमें 6 पिक करना होगा। यहाँ पे अगर 5 करते हैं तो यहाँ पे भी 5 करना होगा। अब हम अगर ऊपर देखें 5 के बाद हम 6 कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे 6 करते हैं तो जनरेटर 2 के आपको 4 करना होगा, लेकिन जनरेटर 2 4 वाट बना ही नहीं सकते। तो अब आपके पास जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो ये 4 हैं। तो हमारे पास 4 कम्बिनेशन कौन कौन से आगे हैं, 2 8 3 7 4 6 और 5 5। तो ये वो 4 सॉल्यूशन हैं जो कि इन दोनों जनरेटर्स के आ सकते हैं। अब हमने इन चारों में से कोई बेस्ट वाला पिक करना है, तो हमने वो सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन पिक करना है जो कि हमारे पास मिनिमम कॉस्ट के साथ पावर बना रहा हो। क्योंकि अभी ये एज एग्जांपल हमने लिया था तो हमने कोई कॉस्ट फंक्शन डिफाइन नहीं किए, तो इसका मतलब ये है कि हमें दोनों जनरेटर्स के कॉस्ट फंक्शन दिए होंगे और उन कॉस्ट फंक्शंस को देखते हुए हमने डिसाइड करना है कि हमने इनमें से कौन सा सोल्यूशन पिक करना है। इकोनॉमिक डिस्पैच के प्रॉब्लम को डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया जाता है। इस कोर्स के अंदर जो मेथड हम अडॉप्ट करेंगे उसको हम कहेंगे इक्वल इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेथड। अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम में कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स आएंगी और इसके अलावा हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो क्या होगा। अभी जो हमने मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल देखी थी, इसमें आप देखें तो जो मोबाइल फ़ोन के ये आपने क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया था कि M4 बेस्ट क्वालिटी, M3 उससे कम क्वालिटी है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पैरामीटर या कोई ना कोई फैक्टर हमारे जहन में था जिसकी बेस पे हमने इनकी क्वालिटी को डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल वो हम कैमरा की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, तो जो M4 का कैमरा है वो बेहतर क्वालिटी का है, M3 का कैमरा उससे कम क्वालिटी का है, सिमिलरली M2 एंड M1 का। इसका मतलब ये है कि ये जिसको मैंने नाम डिसीजन वेरिएबल का दिया था, इट्स बेटर टू कॉल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा या कोई ना कोई पैरामीटर होगा जिसकी बेस पे आपने डिसाइड करना होगा कि ये चीज़ बेस्ट है, और उसके बाद हमारे पास क्या थी, कंस्ट्रेंट्स थी। अब हमने एक आपने ऑलरेडी मैथ
मैथमेटिकल कोर्सेज में या ऑप्टिमाइजेशन का कोई अगर कोर्स आपने पढ़ा है तो उसमें आपने लैग्रैंजियन का टर्म पढ़ी होगी। तो अब हम एक लैग्रैंजियन फंक्शन डिफाइन करेंगे और उस लैग्रैंजियन फंक्शन के जो अंदर हमने दो चीज़ें डिफाइन करनी है, एक होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक होगी कंस्ट्रेंट्स। सो मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को दोबारा से बताता चलूँ कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक क्राइटेरिया होगा जिसकी बेस पे आप कोई चीज़ सिलेक्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फ़ोन की या सेल फोन की क्वालिटीज़ की कैमरा क्वालिटी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो जो ऑर्डर बन रहा है इनकी परफॉर्मेंस का वो M4 M3 M2 M1 के फॉर्म में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में बन रहा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज कर देते हैं, आप कहते हैं कि नहीं भाई कैमरा नहीं है, अब हमारे पास मेमोरी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो मे बी उसमें अब ये ऑर्डर भी चेंज हो जाए। इसी तरह अगर आप अब ऑर्डर चेंज हुआ है तो अब ऑफ कोर्स जो कॉस्ट थी, क्योंकि जो पहले ये वाली कॉस्ट थी ये किसी एक पैरामीटर को देख के रखी गई थी, तो अब कॉस्ट भी शायद चेंज हो जाए। इसी तरह अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ और रख देते हैं, फॉर एग्जांपल आप बैटरी टाइमिंग या बैटरी के एम्पेयर आर को देख के मोबाइल फ़ोन के परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया आप रखते हैं, सो इसका मतलब है कि जो आपका कॉस्ट होगी ना वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और आपका टोटल जो सोल्यूशन होगा वो डिफरेंट आएगा। सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो भी एक आप ये समझ लें कि एक मैथमेटिकल फंक्शन होगा, ठीक है। वो मैथमेटिकल फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया होगा कि जो कि आपके प्रॉब्लम को टारगेट करके सिलेक्ट किया गया होगा। अब ये जैसे कि आपने इस एग्जांपल में ही देखा कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसे ही चेंज करते हैं तो हमारा सोल्यूशन भी चेंज हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या थे, वो हमारे पास थे M4 M3 M2 M1। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कॉस्ट फंक्शन भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं कॉस्ट फंक्शन की टर्म को इसलिए नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे हीट रेट और कॉस्ट फंक्शन की टर्म को यूज़ किया है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफरेंट बुक्स के अंदर कॉस्ट फंक्शन भी कहा जाता है। सो अब हम क्या करेंगे कि हम लैग्रैंजियन फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो लैग्रैंजियन फंक्शन के डिफाइन करते हुए हमने लेट्स सपोज इस लैग्रैंजियन फंक्शन को हम लेटर लेट्स सपोज L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये फंक्शन जो हमारे पास इक्वल होगा उसमें हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आ रही होंगी, उनमें सबसे जो पहली यहाँ पे टर्म आएगी वो हमारे पास होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट आ जाएंगी, और कंस्ट्रेंट के साथ हमने यहाँ पे एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है जिसको आप लैग्रांज मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। सो इस लैम्डा को हम कह देते हैं लैग्रैंज मल्टीप्लायर। ये अभी हम जेनेरिक देख रहे हैं, अभी पावर सिस्टम के लिहाज से मैंने आपको नहीं बताया कि ये पावर सिस्टम के लिहाज से हम क्या करेंगे। सो हमने करना क्या है कि हमने इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम में हमने क्या देखना है कि अगर मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट्स आपस में पैरेलल कनेक्ट किए गए हैं और उन्होंने एक लोड के सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर डिमांड को मीट करना है, उस पावर डिमांड को मीट करने के लिए हर जनरेटिंग यूनिट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर बनाएगा और ये डिफरेंट कम्बिनेशंस अवेलेबल होंगे। तो आपने कौन सा कम्बिनेशन सेलेक्ट करना है, आपने वो कम्बिनेशन सेलेक्ट करना है जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी सेटिस्फाई करता हो और साथ ही आपकी कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करता हो। मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल में हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन
कोई भी क्राइटेरिया हो सकता था, जैसे हमारे पास कैमरा क्वालिटी हो सकता है, टच पैड क्वालिटी हो सकता है, मेमोरी क्वालिटी हो सकता है, जो भी हो सकता है। और कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या थी, हमारा बजट, और हमने उन दोनों को यहाँ पे पुट किया और उसके ज़रिए हमने लैग्रांज फंक्शन को कनेक्ट किया। तो इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी एक मैथमेटिकल टर्म होगी और कंस्ट्रेंट भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी। सो अब इन दोनों को हमने देखना है कि हमारे पावर सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा और कंस्ट्रेंट क्या होगी। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट जनरेटिंग यूनिट्स पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। अब हम उनको दोबारा से देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल बॉयलर है, यहाँ पे हमारे पास टरबाइन है, और फिर उसके बाद जनरेटर है। इसी तरह लेट्स सपोज इनको लेबल कर देते हैं 1। यहाँ से जो पावर बन रही है उसको हम कह देते हैं P1। इसी तरह जनरेटर 2 है, इसके साथ टरबाइन 2 लगी है, जनरेटर 2, और जो ये पावर बना रहा है ये P2। सिमिलरली एक nth जनरेटर मौजूद है, बॉयलर मौजूद है, उसके साथ nth टरबाइन कनेक्टेड है और nth जनरेटर कनेक्टेड है, और ये Pn पावर बना रहे हैं। अब क्योंकि ये जनरेटिंग स्टेशंस को हमने जनरेटिंग यूनिट्स को कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लियर करते चलूँ कि ये जो जनरेटिंग यूनिट्स हैं ये ज़रूरी नहीं कि एक ही स्टेशन पे हों। यहाँ पे यूनिट और स्टेशन में फ़र्क है। यूनिट का मतलब है ये एक चीज़, ये एक कम्बिनेशन, और स्टेशन का मतलब ये है कि ओवरऑल जितना भी सेटअप है। तो अब एक स्टेशन के ऊपर, जैसे अब फॉर एग्जांपल हम तरबेला की मिसाल, तो अब तरबेला के साथ जो भी पावर सिस्टम वहाँ पे डेवलप किया गया है वो एक स्टेशन कहलाएगा। अब वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एक जनरेटर हो, अब वहाँ पे मल्टीपल जनरेटर हैं, तो उस जनरेटर के जो पूरा सेटअप होगा उसको आप एक यूनिट बोलेंगे। सो हम अब ये जो यूनिट्स हैं ये ज़रूरी नहीं कि एक ही स्टेशन पे अवेलेबल हैं, ये डिफरेंट स्टेशंस के ऊपर भी अवेलेबल हो सकते हैं। ये डिफाइन यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि जी ये किसी एक जनरेटिंग स्टेशन की बात हो रही है, मल्टीपल। यहाँ पे हमारे पास जो इस प्रॉब्लम के सॉल्व करने का सोल पर्पज़ ये है कि अब हम ये नहीं देख रहे कि वो पावर आइदर एक स्टेशन से आ रही है, मल्टीपल स्टेशन से आ रही है। जो हमारा एंड पर्पज़ है, हमने ये देखना है कि एक सर्टेन लोड की पावर की डिमांड को मीट करने के लिए आपके पास जिन भी यूनिट से पावर आ रही है वो पावर इकोनॉमिकल फंक्शन के साथ प्रोवाइड की जा रही हो। सो अब यहाँ पे ये एक बस है, और लेट्स अज्यूम कि हम अगर ट्रांसमिशन, ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है, अगर हम ट्रांसमिशन लाइन के लॉस को इग्नोर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे P लोड प्रोवाइड की जा रही होगी। तो हमारा जो सारे यूनिट्स हैं इनका जो इनपुट होगी ये इनकी कॉस्ट फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल हमने कॉस्ट फंक्शन को F1 से कहा था, हीट रेट फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने कॉस्ट फंक्शन डिफाइन कर दिया। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अब ऑब्जेक्टिव है ना इस सारे का, वो हमारा है इस केस में कॉस्ट को मिनिमम करना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज टोटल कॉस्ट। तो मिनिमाइज टोटल कॉस्ट का मतलब ये है कि हमने F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn इनको हमने मिनिमम करना है। सो दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो एग्जांपल हमने पहले कंसिडर की थी सेल फोन की, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफरेंट हो सकता था, वो हम देख चुके हैं कि वो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या हैं। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, F1 F2 F3 सिमिलरली Fn। सो लेट्स सपोज कि मैं इन सारों को Ft कह देता हूँ। तो अब हमने देखा कि हमने जो लैग्रेंज फंक्शन डिफाइन करना था उसके अंदर हमें एक चीज़ चाहिए थी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने यहाँ पे क्या रखना है कि हमने सारी कॉस्ट को ऐड कर देना है और उनको यहाँ पे पुट कर देना है।
अब यहाँ पे मिनिमम का टर्म अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एट द एंड हमने सोल्यूशन निकालना है। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करने के बाद अब हमारा दूसरा जो हमें दूसरा पैरामीटर अननोन है वो हमारे पास फिलहाल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो इस सिस्टम के अंदर जो कंस्ट्रेंट्स हैं, सबसे पहली कंस्ट्रेंट अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो पहली कंस्ट्रेंट तो एक जनरेटिंग यूनिट की है। जनरेटिंग यूनिट की हमने क्या कंस्ट्रेंट्स देखी हैं कि एक जनरेटिंग यूनिट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर बनाता है और एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर बनाता है, और उसके दरमियान की कोई वैल्यू की पावर वो जनरेट कर सकता है। इसके अलावा मिनिमम से वो कम नहीं कर सकता और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें जो पहली कंस्ट्रेंट है वो बेसिकली एक इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट है। इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट किस तरह से है कि अगर हमारे पास एक जनरेटिंग यूनिट G1 है, इसकी जो पावर की वैल्यू है ये एक मिनिमम और मैक्सिमम पावर के दरमियान में होगी। सिमिलरली जो भी जनरेटर आप लेंगे, फॉर एग्जांपल आप Gn जनरेटर कंसिडर करते हैं, तो जो भी पावर की वो वैल्यूज़ बना रहे होंगे वो एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान में होगी। यानी आपने जो भी पावर की वैल्यू सिलेक्ट करनी है वो इस थ्रेशोल्ड के अंदर लाई करती हो। दूसरी कंस्ट्रेंट हमारे पास इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है। इक्वालिटी कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है कि इकोनॉमिक डिस्पैच का प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत तब पड़ेगी अगर हमारे पास ये जनरेटर्स मिलकर लोड की डिमांड को पूरा कर रहे हैं। अगर लोड की डिमांड को जनरेटर पूरा ही नहीं कर पा रहे तो इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई जवाब नहीं पैदा होता, क्योंकि सपोज करें कि लोड की जितनी भी डिमांड है अगर वो 10 मेगावाट है तो हमारे पास जो ये जनरेटिंग यूनिट्स हैं कुल मिला के ये एटलीस्ट इतनी पावर प्रोड्यूस कर रहे हो। सो हमारे पास जो दूसरी कंस्ट्रेंट है वो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है, और वो क्या कंस्ट्रेंट है कि हमारे पास सारे जनरेटर्स की जो पावर है, अब ये जो पावर की वैल्यू ये इन थ्रेशोल्ड में से कोई वैल्यू होगी, ये मिला के इट शुड बी इक्वल टू पी लोड। सो ये अब हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स हैं। सो अब हमने इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को अपने लैग्रेंजियन फंक्शन में कैसे एडजस्ट करना है। तो पहले तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देख चुके हैं कि हमने क्या देखा था, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, हमने तो हर एक की कॉस्ट को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। अब कंस्ट्रेंट जो आपने यहाँ पे पुट करनी है सिर्फ इक्वालिटी कंस्ट्रेंट पुट करनी है, इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट को हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी लैग्रेंजियन फंक्शन में आपने यहाँ पे इक्वालिटी कंस्ट्रेंट पुट करनी है, इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स को हम बाद में चेक करेंगे। इन जो कंस्ट्रेंट 2 हमने लिखी है ये हम पुट करेंगे। तो अब जो हमारा लैग्रेंजियन फंक्शन होगा वो एट द एंड अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ मैं थ्री जनरेटिंग यूनिट्स के लिए कर रहा हूँ। तो अब जो लैग्रेंजियन फंक्शन बनेगा ये हमारे पास सपोज करें कि जो तीनों जनरेटर्स की कॉस्ट को ऐड किया जाए, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस लेमडा, और इन तीनों की जो पावर है इट शुड बी इक्वल टू लोड पावर। सो अब हम ये जो इक्वेशन बनी है इसको सॉल्व करके जीरो, तो हमने इक्वेशन का ये वाला पार्ट यूज करना है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास P1 प्लस P2 प्लस P3 माइनस P लोड आ जाएगा। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि हमने इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लैग्रेंजियन फंक्शन डिफाइन करना है। लैग्रेंजियन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा एक, इसके अलावा कंस्ट्रेंट होंगी, और ये लैग्रेंज मल्टीप्लायर होगा। एक्चुअल में ये जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर है इसकी वैल्यूज़
हमने एट द एंड फाइंड करनी है, जिससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा जो इकोनॉमिक डिस्पैच का सलूशन है वो क्या है। सो अब हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन किया। हमारा इस प्रॉब्लम के लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है कि हमारी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। तो कॉस्ट के जो फंक्शन है उन सारों को ऐड करके हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हमने देखा कि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स दो थी, एक इक्वालिटी कंस्ट्रेंट और एक इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट है। तो लैग्रेंज फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे इक्वालिटी कंस्ट्रेंट को यहाँ पे पुट कर लिया। इसके बाद मैथ के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके थ्रू इनका डेरिवेटिव लेंगे। तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है। ये जो f1 है, f2, f3 है, ये हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। ये कि जो आपके पास f1, f2, f3 होंगे ये उसी जनरेटिंग यूनिट के पावर्स के फंक्शन होंगे। सो यहाँ पे आप वो फंक्शंस पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये f1 हमारे पास कुछ इस तरह से है, a1 प्लस b1 p1 प्लस c1 p1 स्क्वायर। f2 हमारे पास है a2 प्लस b2 p2 प्लस c2 p2 स्क्वायर। और f3 हमारे पास है a3 प्लस b3 p3 प्लस c3 p3 स्क्वायर। सो हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शंस हैं वो कुछ इस फॉर्म में दिए हुए हैं, और इन सब की जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास क्या है, डॉलर पर आवर या रुपीस पर आवर, जो भी करेंसी आप पिक करें। सो उसके बाद हमारे पास जो ये p1, p2 और p3 की वैल्यूज़ हैं ये कोई एक स्पेसिफिक नंबर निकलेगा। सो अब जो हमारे पास लैग्रेंज फंक्शन हमने डिफाइन किया था हमने जो लैग्रेंज फंक्शन डिफाइन किया था इसके अंदर हम f1, f2, f3 की वैल्यू पुट कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये हमारे पास प्रॉब्लम कैसे आएगा। तो लैग्रेंज फंक्शन हमारे पास अब हो जाएगा, यहाँ पे मैं दोबारा से लिखता हूँ f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस लेमडा इंटू p1 प्लस p2 प्लस p3 माइनस p लो। अब f1 की वैल्यू हम देख चुके हैं, हमारे पास क्या है उसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, a1 प्लस b1 p1 प्लस c1 p1 स्क्वायर। f2 की वैल्यू a2 प्लस b2 p2 प्लस c2 p2 स्क्वायर। इसी तरह f3 की वैल्यू हमारे पास a3 प्लस b3 p3 प्लस c3 p3 स्क्वायर। और उसके बाद लेमडा p1 प्लस p2 प्लस p3 माइनस p लो। लैग्रेंज फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हमने निकालने के लिए या मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, लैग्रेंज फंक्शन का हर पावर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। यानी अब हमने कैलकुलेट करना है पार्शियल लेमडा ओवर पार्शियल p1 पार्शियल l ओवर पार्शियल p2 पार्शियल l ओवर पार्शियल p3
और इस सारे टर्म के अंदर हमारे पास लेमडा भी एक वेरिएबल ही है। P1, P2, P3 इसलिए वेरिएबल हैं क्योंकि हमारे पास एक रेंज ऑफ नंबर है जिसमें से हमने P1, P2, P3 की वैल्यूज सेलेक्ट करनी है और वो वैल्यूज़ अभी हमें पता नहीं है। और लेमडा भी की भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं अभी आई हमारे पास, इसकी वैल्यू भी हमें अननोन है। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिहाज से भी हम डेरिवेटिव, तो ये 4 डेरिवेटिव आपने निकालने हैं। सो अगर हम इस चीज़ को जेनेरिक करें तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके पास जनरेटिंग यूनिट होंगे उसमें से +1 आप करेंगे तो आपने इतने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने होंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी आपके पास यहाँ पे 3 जनरेटर्स की एग्जांपल हमने ली थी, तो 3 जनरेटर्स के लिहाज से हमने क्या किया, 4 डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो इनके डेरिवेटिव्स हम देख लेते हैं। सो जब हम इन टर्म्स के डेरिवेटिव लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक डेरिवेटिव कंप्लीट आपको लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लेने की वजह ये है कि जब हमारे पास फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है और आपने एक वेरिएबल के थ्रू डेरिवेटिव लेना है तो हम वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हमने पार्शियल L ओवर पार्शियल P1 कैलकुलेट करना है तो हम देखेंगे कि आप देखें कि इसमें आपके पास A1 कांस्टेंट है तो P1 के लिहाज से इसका डेरिवेटिव 0 होगा। यहाँ पे B1 और P1 है तो इसका मतलब है आपका जो एट द एंड सिर्फ रिजल्ट रह जाएगा वो B1 रह जाएगा। और यहाँ पे आपके पास +2C1 P1 आ जाएगा। और इसके लिहाज आपके पास इन तीनों टर्म्स के अंदर P1 नहीं है तो इनका डेरिवेटिव 0 होगा। इन तीनों टर्म्स में P1 नहीं है तो डेरिवेटिव 0 होगा। जबकि यहाँ पे आप लेमडा को अगर हर एक पावर और P लोड के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आप देखेंगे कि सिर्फ ये वाली जो टर्म है इसमें P1 आ रहा होगा तो आपके पास लेमडा रह जाएगा, बाकी हर एक टर्म के अंदर P1 नहीं होगा तो आपके पास एट द एंड सिर्फ प्लस लेमडा रह जाएगा। सिमिलरली अगर आप पार्शियल L ओवर पार्शियल P2 करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो आंसर आएगा वो B2 प्लस 2C2 P2 प्लस लेमडा आ जाएगा। इसी तरह पार्शियल L ओवर पार्शियल P3 करके देखेंगे तो आपके पास B3 प्लस 2C3 P3 प्लस लेमडा आ जाएगा। अब जब आप पार्शियल L ओवर पार्शियल लेमडा करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या रह जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पहली 9 टर्म्स हैं यानी P1 वाली टर्म्स, P2 वाली टर्म्स और P3 वाली टर्म्स, इनमें लेमडा नहीं है तो इन सब का डेरिवेटिव 0 होगा। जबकि इन सब के साथ लेमडा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है जब आप डेरिवेटिव एट द एंड कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 माइनस P लो। सो अब अगर आप गौर करें तो ये चीज़ वही कंस्ट्रेंट आ रही है जो आपके पास हमने स्टार्ट में देखी थी कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट है जैसे कि ये है इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। तो अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली हम अगर इनको स्टेप्स की फॉर्म में डिफाइन कर ले तो पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने लिंग्रैंज फंक्शन डिफाइन किया। सो दैट्स स्टेप 1। स्टेप 2 में हमने क्या किया कि हमने इसके हर पावर और लेमडा के लिहाज से हमने डेरिवेटिव ले लिए। स्टेप 3 के अंदर हम इन सब को, क्योंकि हमने मिनिमा और मैक्सिमा के लिहाज से इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है मिनिमा के लिहाज से, तो हम क्या करेंगे कि हम इन सब को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यानी हम पार्शियल L ओवर पार्शियल P1 और इक्वल टू पार्शियल L ओवर पार्शियल P2 प्लस इक्वल टू पार्शियल L ओवर पार्शियल P3 इज इक्वल टू पार्शियल L ओवर पार्शियल लेमडा इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इनको हमने 0 पुट कर दिया। सो अब
यानी हम चार, हमारे पास यहाँ पे चार इक्वेशंस बनी थी। लेट्स लेबल देम ए, बी, सी और डी। तो इन ए बी सी डी को हम चारों को हम ज़ीरो के इक्वल अलग अलग पुट करेंगे। सो जब हम पार्शियल एल ओवर पार्शियल बी वन को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी, यानी यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा बी वन प्लस 2c1 p1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर निकल सकता है वो माइनस लेमडा b1 प्लस 2c1 p1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप अगर इस तरीके से भी सॉल्व करें तो कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन लेमडा का आंसर जो हमारे पास हमेशा निकलना है वो एट द एंड एक पॉजिटिव नंबर निकलना है। सो ये जो नेगेटिव आ रहा है ये अल्टीमेटली प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट कर रहा होगा, सही है। तो इसमें आप चेंज ये कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने ये वैल्यूज पुट की थी तो इस वैल्यू को पुट करने, यानी कंस्ट्रेंट्स वाली जगह पे, यहाँ पे हमने देखा था कि हम पी लोड को इस तरफ लेके आए, तो आप अगर पी लोड उधर ही रखें और ये बाकी सारी टर्म्स उधर ले जाए तो इन सब के साथ एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, और वो माइनस फिर इसी तरह से, यानी यहाँ पे आपके पास माइनस p1 माइनस p2 माइनस p3 प्लस पी लोड आ जाएगा, और उस माइनस को आप कॉमन लें तो वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यानी एट द एंड यही चीज़ आएगी, लेकिन यहाँ पे एट द एंड आपके पास माइनस आ जाएगा। इस माइनस का आने का और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ ये है कि जो हमारा सोल्यूशन है ना वो थोड़ा आसानी से निकल आएगा कि अब हमारे पास यहाँ पे जो माइनस आ रहा है ये माइनस एट द एंड ख़त्म हो जाएगा। सो फॉर टाइमिंग मैं इसको इसी तरह सॉल्व करता हूँ, लेकिन अगर आप बुक्स को फॉलो करें तो बुक्स के अंदर यहाँ पे माइनस नहीं बल्कि प्लस आ रहा हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट हमने जो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के अंदर जिन टर्म्स के साथ हमने लेक्चर के अंदर प्लस यूज़ किया है, बुक्स में उन्हीं के साथ माइनस होगा, और जिनके साथ हमने माइनस यूज़ किया उनके साथ प्लस होगा। सो अब हम पार्शियल एल ओवर पार्शियल p2 को 0 को इक्वल पुट करें तो हमारे पास जो एंड आएगा माइनस लेमडा इज इक्वल टू b2 प्लस 2c2 p2, और पार्शियल एल ओवर पार्शियल p3 को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो माइनस लेमडा इज इक्वल टू b3 प्लस 2c3 p3 आ जाएगा, और पार्शियल एल ओवर पार्शियल लेमडा इज इक्वल टू 0 हमारे पास वही इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, यानी p1 प्लस p2 प्लस p3 माइनस p लोड इज इक्वल टू 0। सो अब हमारे पास चार इक्वेशंस आ चुकी हैं। इनमें हमारे पास जो चार नई इक्वेशंस आई हैं उसको हम दोबारा से लेबल कर लेते हैं। ये 1 है, मैं इसको उसी पेज पे दोबारा से लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। सो हमारे पास एक पार्शियल एल ओवर पार्शियल p1 इज इक्वल टू 0, इसका हमारे पास जो रिज़ल्ट निकला था वो था माइनस लेमडा इज इक्वल टू b1 प्लस 2c1 p1। सो हम इस इक्वेशन को सपोज करें 1 कह देते हैं, जो ये इक्वेशन है हम इसको 2 कह देते हैं, और इस इक्वेशन को हम 3 लेबल कर लेते हैं। और ये जो फोर्थ है ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है, सो इसका एज सच अभी फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं आएगा। सो अब हमने क्या करना है, हमने इन चारों इक्वेशंस को लेमडा के लिए सॉल्व करना है, यानी हमने कुछ इस तरह से आंसर्स निकालने हैं कि हमारा लेमडा भी सॉल्व हो। यानी अब हमारे अननोन कितने हैं, 4 हैं, p1
P1, P2, P3 और लेमडा। तो अब मैं इन इक्वेशंस को यहाँ पे थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ। तो पहली इक्वेशन मेरे पास थी माइनस लेमडा इज इक्वल टू B1 प्लस 2C1 P1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू B2 प्लस 2C2 P2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू B3 प्लस 2C3 P3 और चौथी इक्वेशन हमारे पास थी 0 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 इज प्लस P लोड। अब हमारे पास अननोन्स 4 हैं। हमारे पास अननोन P1 है और मैं इसको ये जो सेमीकोलन में डाल रहा हूँ इसमें इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको कंप्यूटर के ज़रिए सॉल्व कर रहे होंगे किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, तो उसमें ये डिनोट करें कि किस नेक्स्ट आने वाला जो भी वेरिएबल या लेटर है वो नेक्स्ट रो है। सो P3 और लेमडा। अच्छा, अब आपने जो ध्यान रखना है कि अगर आप इन वेरिएबल्स की पोजीशन को स्वैप करते हैं तो इक्वेशंस के अंदर भी आपने उसी तरह से करना है। तो मैं अभी आपके सामने ये चीज़ परफॉर्म करता हूँ कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सो अब हमने क्या करना है कि हमने इन इक्वेशंस को, सारी इक्वेशंस को इस तरह से अरेंज करना है कि हर एक के अंदर एक तो ये P1, P2, P3 और लेमडा की टर्म आ जाए और दूसरा एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो। सो पहली इक्वेशन अगर मैं पिक करूं तो पहली इक्वेशन में हमने इसको इस तरह लिखना है कि ये जो 4 अननोन्स हैं इसी तरतीब में इक्वल की एक साइड पे हों जबकि दूसरी साइड पे कांस्टेंट्स या ज़ीरो हों। तो फॉर एग्जांपल अब मैं अगर पिक करता हूं तो मेरे पास जो सबसे पहले मैंने P1 की टर्म लिखनी है, तो मेरे पास P1 यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2C1 P1। इसके अलावा पहली इक्वेशन के अंदर हमारे पास P2 की टर्म अवेलेबल नहीं है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ प्लस 0 P2 और P3 की टर्म भी अवेलेबल नहीं है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ प्लस 0 P3 और लेमडा की टर्म अवेलेबल है। लेमडा को मैं अगर उसी साइड पे ले जाऊँ तो ये मेरे पास बन जाएगा प्लस लेमडा और B1 को मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो ये मेरे पास माइनस B1 बन जाएगा। सिमिलरली जो बाकी इक्वेशंस अगर उसको मैं लिखूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी जैसे कि इनको हमने मार्क किया था 1, 2, 3 और 4। तो अब अगर हमारे पास इसको देखें तो हमारे पास इसमें सिर्फ P2 की टर्म है और लेमडा है, P1 और P3 नहीं है, तो इसका मतलब है 0 P1 प्लस 2C2 P2 प्लस 0 P3 प्लस लेमडा इज इक्वल टू माइनस B2। और फिर हमने देखना है कि P3 के लिए हम इसी तरह अगर लिखेंगे तो 0 P1 प्लस 0 P2 प्लस 2C3 P3 प्लस लेमडा इज इक्वल टू माइनस B3। और चौथी जो टर्म है उसमें हमारे पास देखें, चौथी इक्वेशन है, इसमें हमारे पास चारों P1, P2, P3 अवेलेबल है लेकिन लेमडा नहीं अवेलेबल। और P लोड जो होगा ये कांस्टेंट होगा क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा लोड चेंज नहीं हो रहा, तो लोड की जो पावर है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो हम कांस्टेंट्स को क्योंकि एक साइड पे लिख रहे हैं तो इसलिए P लोड हमारा इस साइड पे आ जाएगा। सो इस इक्वेशन में हमारा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस 0 लेमडा इज इक्वल टू माइनस P लोड। ठीक है। अब ये बुक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो शायद यहाँ पे माइनस की थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही हैं, लेकिन एट द एंड सोल्यूशन सेम रहेगा, कोई सोल्यूशन में चेंजेस नहीं आएंगी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो अब हमने जो 4 इक्वेशंस लिखी थी इनको हमने इस तरह अरेंज कर लिया है। अब आप इसको किसी कंप्यूटर के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर हाथ से आप पेपर में खुद लेंथी इक्वेशन तो आप करना चाह रहे हो तो आप उस ज़रिए से भी कर सकते हो। यानी आपने साइमल्टेनियसली 4 इक्वेशंस को किसी तरीके से सॉल्व करें
तो आपने एट द एंड जो है ना P1 P2 P3 और लेमडा की वैल्यूज़ एवेल्युएट करनी है। सो इससे आगे सोल्यूशन में मैं अब अज्यूम करूँगा कि हमने P1 P2 P3 और लेमडा की वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक किया है। हमने इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम को इक्वल इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेथड से सॉल्व करना है, और इस मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने पहले क्या डिफाइन करना है, लैग्रैंजियन फंक्शन। लैग्रैंजियन फंक्शन के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और एक एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और कंस्ट्रेंट होंगी, और कंस्ट्रेंट के साथ लैग्रैंज मल्टीप्लायर आ रहा होगा। फिर हमने देखा कि लैग्रैंज फंक्शन डिफाइन करने के बाद हमने देखा कि हमारा प्रॉब्लम कुछ इस तरह से होगा कि हमें मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट्स दिए होंगे, और मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट एक सर्टन पावर की लोड की पावर डिमांड को पूरा कर रहे होंगे, और दरमियान में ट्रांसमिशन लाइन आएगी। तो अब यहाँ दो केसेस होंगे, ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस को इग्नोर करके आप कंसिडर कर सकते हैं और ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस को कंसिडर करके भी कर सकते हैं। अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करें इसमें हमने ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस को इग्नोर किया है, इसके बाद हम ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस को कंसिडर करके भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें लैग्रैंजियन फंक्शन के अंदर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करना था। हम पहले देख चुके हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो बेसिकली एक क्राइटेरिया होगा जिसकी बेस पे हम डिसीजन ले रहे होंगे कि हमने किस सोल्यूशन को पिक करना है। हमारे पास जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये है कि हमने जो टोटल कॉस्ट है उसको कम से कम रखना है, यानी उसको मिनिमाइज करना है। हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या आएगी, हमने सारे जनरेटिंग यूनिट्स की कॉस्ट को ऐड कर लिया। इसके बाद हमने लैग्रैंजियन फंक्शन के अंदर जो दूसरी चीज़ थी कंस्ट्रेंट, इसको डिफाइन किया। तो हमारे पास पावर सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम है, अभी जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें इसमें हमारे पास दो तरह की कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं। ये जो इकोनॉमिक डिस्पैच और यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, ये बेसिकली इनके अंदर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो अभी सॉल्व करें हम सिर्फ उस चीज़ के रिलेवेंट चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। जो कंस्ट्रेंट्स होंगी उसमें से जो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट होगी वो ये है कि सारे जनरेटेड यूनिट्स को मिलके लोड की डिमांड को पूरा करना है। ये पहली, आल दो यहाँ पे ये मैंने सेकंड लिखी, लेकिन ये यहाँ पे पहली कंडीशन एक्चुअली। अगर आप लोड की डिमांड को ही नहीं पूरा कर पा रहे तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक डिस्पैच के सॉल्व करने का फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट ये होगी कि जो सारे जनरेटर्स हैं वो एक मिनिमम और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड के दरमियान में पावर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो जनरेटर्स हैं वो इस कंस्ट्रेंट को भी फुलफिल कर रहे हों। प्रॉब्लम को शॉर्ट करने के लिए हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया कि हमने n जनरेटर्स की बजाय 3 जनरेटर्स कंसिडर कर लिए, और उन की जो हमने जेनेरिक फार्मूला लिखा हुआ था लैग्रैंजियन फंक्शन का उसके अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर ली। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। इस केस में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था कि हमने टोटल कॉस्ट को क्या करना था, मिनिमाइज। तो हमने जो टोटल कॉस्ट थी F1 प्लस F2 प्लस F3 यहाँ पे पुट कर ली, और उसके बाद हमारे पास लेमडा और जो हमारे पास कंस्ट्रेंट थी हमने इक्वालिटी कंस्ट्रेंट को पुट की। इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट को यहाँ पे इक्वेशन में हम नहीं पुट करेंगे, उसको हम अलग से चेक करेंगे। इसके बाद हमने F1 F2 F3 हमने लेक्चर के स्टार्ट में डिफाइन किए थे कि ये जो होंगे ये बेसिकली हर जनरेटिंग यूनिट का जो कॉस्ट फंक्शन होगा वो उस जनरेटिंग यूनिट की पावर पे डिपेंडेंट होगा। उस बेसिस पे हमने F1 F2 F3 की वैल्यूज़ निकाल ली। अच्छा, मैं यहाँ पे ये चीज़ बताता चलूँ कि स्टार्ट में हमने डिफ़ाइन किया था कि जो इनपुट है वो हमारी BTU पर R या हीट रेट की फॉर्म में भी हो सकती है।
अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स हीट रेट की फॉर्म में गिवन है तो आप उनको एफ की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो हमारा कॉस्ट रेलेवेंट है, ना कि हीट रेलेवेंट है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा भी प्रॉब्लम है उसमें हमें एफ चाहिए, ना कि एच चाहिए। तो अगर हमें प्रॉब्लम के स्टार्ट में एच दिया हो तो उसको हम एफ में कन्वर्ट करेंगे। इस चीज़ की एग्जांपल अभी हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। लैग्रैंजियन फंक्शन डिफाइन करने के बाद ये हमारा बेसिकली पहला स्टेप है मेन, कि जिसमें आपने लैग्रैंजियन फंक्शन डिफाइन किया और लैग्रैंजियन फंक्शन के अंदर मेन सारी चीज़ों को पुट कर दिया। सेकंड स्टेप के अंदर आपने लैग्रैंजियन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू ऑल द अननोन्स। यहाँ पे जो अननोन्स हैं वो हमारे पास P1, P2, P3, लेमडा है। A1, B1, C1 और ये जो है ये सारे कॉन्स्टेंट्स है और ये प्रॉब्लम के लिहाज से चेंज हो जाएंगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे P1 स्क्वायर P1 इसी तरह से हो। तो अभी जो यहाँ पे ये कॉस्ट स्ट्रक्चर लिया गया है ये बेसिकली अज्यूम करके लिया गया है कि ये हमारे पास 3 पार्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर है। इसमें P1 की पावर क्यूब भी हो सकती है और सो ऑन। अच्छा, और इसमें हमारे पास पी लोड भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो लोड है वो वेरी नहीं कर रहा। तो एक सर्टेन पॉइंट पे अगर इकोनॉमिक डिस्पैच का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है तो उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो लोड की पावर है वो भी कांस्टेंट है। हमने क्या किया कि हमने लैग्रैंजियन फंक्शन का चारों अननोन्स के मुताबिक डेरिवेटिव लिया। अगर हम इस प्रॉब्लम को जनरल कहें तो जितने भी हमारे पास जनरेटिंग यूनिट्स होंगे +1 आपने डेरिवेटिव लेना होगा। सपोज करें कि अगर आपके पास 10 जनरेटिंग यूनिट्स हैं तो आपने 11 डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने के बाद तीसरा स्टेप हमारे जो मेन है कि हमने इन सारे डेरिवेटिव्स को उठा के जीरो के इक्वल पुट करना है, और जीरो के इक्वल पुट करने के बाद हमने एट द एंड जो अननोन्स हैं उनको इक्वल की एक साइड पे लेके आना, और जो बाकी कॉन्स्टेंट्स वगैरह उनको एक साइड पे लेके आना है, ताकि हम इनको थ्रू सम सॉफ्टवेयर टूल और जो भी कैलकुलेटर के ज़रिए हम सॉल्व करें तो हमें आसानी हो जाए। और इसके अंदर जो मेन पॉइंट था उसको आपने ध्यान में रखना है कि जब आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो इसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन है तो इसमें आपके पास सिर्फ P1 और लेमडा गिवन है, लेकिन P2 और P3 मिसिंग है। लेकिन जब आप इनको एरेज की फॉर्म में या किसी तरह भी सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको P2 और P3 की वैल्यू मेंशन करनी है, तो उनके साथ आपको ज़ीरो लगाना है, प्लस जो सीक्वेंस है वो आपने मेंटेन रखनी है। जैसे मुझे जो आंसर चाहिए वो P1, P2, P3 और लेमडा एक ख़ास इस अरेंजमेंट में चाहिए। इसका मतलब है कि ये इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स की अरेंजमेंट है वो भी कुछ इसी तरह से रहेगी, आपने इसको चेंज नहीं करना।